प्रेजेंटेशन व्यू में कीजिए। अभी कुछ स्क्रीन अलग दिख रहा है क्या? नहीं, सही है। अभी चेंज प्रेजेंटेशन हो? व्यू में। हाँ हाँ, हो रही है। अच्छा अच्छा, आपका आवाज ठीक है। भी क्लियर है। हाँ नहीं, चलिए। एक्चुअली मैं वेबएक्स नहीं खोल पा रहा हूँ, दिक्कत ये आ रही थी, एक मिनट। वही मुझे देखना था क्या प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए। ठीक है, कुछ होता है तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। चलो। अपने पार्टिसिपेट को बोल दीजिए अभी सारी चीजें। अभी ये आ रहे हैं क्या? अभी दिख रहा है क्या पूरा? जी जी, पूरा दिख रहा है। ओके ओके। इसको पीपीटी व्यू में कीजिए ना, पूरा फुल व्यू। नहीं नहीं, वो मैं कर रहा हूँ, हाँ। बट मैं इस उसमें नहीं जा पा रहा हूँ। वेबएक्स नहीं दिख रहा है एक्चुअली मेरे को। अगर मुझे वेबएक्स वाली स्क्रीन पे जाना है तो वो थोड़ा सा मैं, एक सेकंड। अखिलेश भाई जुड़ जा।
We'll wait for around 5 minutes and like expecting some more join.
गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आज के इस वेबिनार में हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे कैश एंड कैरी वाले कंसेप्ट के। तो अ, पहले कैश एंड कैरी को डिटेल में जानने से पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं। जैसे मेजर जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं वो तीन होती हैं। एक स्पेकुलेशन होता है, एक हेजिंग होता है और एक आर्बिट्राइज होता है। जो स्पेकुलेशन में क्या स्पेकुलेशन में ये होता है कि जस्ट आप आज आपने कोई भी मटेरियल खरीद के रख लिया और आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो भी आप स्पेकुलेट करते हो कि विद इन 1 मंथ, लाइक आज 5,000 में मैंने खरीदा है और 1 मंथ बाद इसी प्रोडक्ट का कॉस्ट 5,100 हो जाएगा और इसका जो कैरी कॉस्ट है वो 5,050, जो भी आप उसको एज्यूम करके आपको लगता है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो आप पोजीशन रखते हो, लॉन्ग रखते हो और आप उसको निकाल देते हो 1 मंथ के बाद में। तो ये स्पेकुलेशन है। इसमें अगर मतलब इस इसमें गेन्स भी हाई होते हैं और इसमें लॉसेस भी हाई होते हैं। और वहीं पे हेजिंग ये है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आप एक पोजीशन बना के उसकी अपोजिट पोजीशन आप बनाते हो दूसरे प्लेटफॉर्म पे, रिस्क को मिनिमाइज करने में। कि अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है एक प्लेटफॉर्म पे, मान लीजिए आपने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट ऊपर जाएंगे बट मार्केट्स में करेक्शंस आने लग गए बिकॉज ऑफ एनी सप्लाई डिमांड रीजंस एंड ऑल। तो क्या होता है कि जैसे अगर आपने फिजिकल में पोजीशन आपके पास में स्टॉक रखा हुआ है तो उस पर तो आपको लॉस हो रहा है, बट क्योंकि मान लीजिए एक एग्जांपल फ्यूचर्स पे आपने वहीं पे शॉर्ट पोजीशन लगा रखी थी तो बाजार में जो करेक्शंस आए, गिरने लगे, तो उससे भी आप पे कोई लॉस नहीं हुआ है इस पे और उस रिस्क को मिनिमाइज कर दिया। जनरली जो भी प्रोसेसर्स वगैरह होते हैं वो हेजिंग करके रखते हैं कि ताकि उनको जो होल्डिंग, जो भी उन्होंने कमोडिटी होल्ड कर रखी है, तो उनको उस चीज का लॉस बियर नहीं करना पड़े। आर्बिट्रेज क्या है? आर्बिट्रेज इज जस्ट कि आप जो भी आपका मतलब आप बस प्राइस डिफरेंसेस को यूटिलाइज करके आप प्रॉफिट अर्न करते हो सकता है मतलब एक एक मार्केट में वही चीज 4,000 की बिक रही हो, एक दूसरे मार्केट में वही चीज 4,100 की बिक रही हो और उस मार्केट तक पहुंचाने का खर्चा 4,050 है, तो आप वो डिफरेंस 50 रुपए का ग्रैब कर लेते हो। सिमिलरली हो सकता है दो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हो, मतलब अगर आप एक ही मतलब फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग करते हो, दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के जो डिफरेंसेस है उसमें आप रोल ओवर करके आप अपना मनी चर्न करते हो, वो भी एक फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेज है। दूसरा बेसिस ट्रेडिंग भी एक फॉर्म से आर्बिट्रेज ही है, जिसको मतलब कैश एंड कैरी भी बोलते हैं हम। तो मतलब इसमें आपका स्पॉट का कोई प्राइस है और फ्यूचर उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो स्पॉट से ले जाके फ्यूचर्स पे पहुंचाने का जितना भी खर्चा लगा आपको, जो भी आपको कॉस्टिंग आई, उसके बाद भी अगर आप कुछ मार्जिन अर्न कर रहे हो 10-20 रुपीज पर क्विंटल एंड ऑल, तो उस पे उस चीज को भी आप लेवरेज करके आप प्रॉफिट अर्न करते हो तो वो आर्बिट्रेज में अकाउंट हो जाता है। मतलब देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्बिट्रेज, मतलब जहां से आप अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब कर सकते हो। तो मतलब लाइक ब्रीफली मैंने ये एक्सप्लेन कर ही दिया एक्चुअली ये स्लाइड के। मतलब आप इट्स अ प्रोसेस ऑफ बाइंग समथिंग एट अ प्लेस जहाँ पे उसकी प्राइस लो है और सेलिंग इट वेयर द प्राइस इज हाई। जस्ट आप प्राइस डिफरेंस जो है उस चीज को आप उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करते हो इस आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी में। और मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स जो आर्बिट्रेज से ट्रेडिंग एंड ऑल करके प्रॉफिट्स एंड ऑल ये जो भी मतलब उनका रहता है, उस उन लोगों को हम आर्बिट्रेजर्स बोलते हैं। और एक एक और चीज है कि मतलब जैसे दो स्पॉट मार्केट के बीच में अगर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी रहती है तो इट वुड बी फॉर वेरी मतलब बहुत टेम्पररी टाइम के लिए रहती है, क्योंकि मार्केट्स वापस से अपने पैरिटी में आने के लिए अलाइन मींस दे टेंड टू अलाइन टुवर्ड्स पैरिटी, मतलब ज्यादा दिन तक डिस्पैरिटी में नहीं रहते हैं। अगर जैसे स्पॉट मार्केट्स का एक एग्जांपल दूं तो 20-30 रुपए की डिस्पैरिटी है तो वो इट विल हैपन कि विद इन फ्यू डेज मार्केट्स विल बी बैक टू पैरिटी। तो जो इसीलिए मतलब कहते हैं कि आर्बिट्रेजर्स, क्योंकि व्हेन दे आर डूइंग दिस अर्निंग प्रॉफिट एंड ऑल दिस वे, सो दे हेल्प इन रिस्टोरिंग मार्केट इक्विलिब्रियम एंड मार्केट एफिशिएंसी, कि मतलब वापस से
मार्केट को पैरिटी में लाने में भी आर्बिट्रेजर्स का मतलब बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अब हम इसमें कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज का जो जब हम बात करते हैं तो इसमें हम स्पॉट जो फिजिकल मार्केट होता है, फ्यूचर मार्केट का जो प्राइस डिफरेंस रहता है उसको हम लिवरेज करके एडवांटेज लेके हम उस चीज का पे हम अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो जनरली फ्यूचर्स प्राइस आइडियली होने चाहिए स्पॉट प्राइस प्लस जो भी कॉस्ट ऑफ कैरी है और जो भी उसको डिपॉजिट करने का खर्चा है या जो भी कैरी कॉस्ट है उसका इतना होना चाहिए। बट उसमें भी अगर थोड़ा 5-10 रुपए का डिफरेंस होता है तो उस बेसिस पे आर्बिट्रेजर्स अपना अर्न करते हैं। तो जैसे अ, मतलब ऑलमोस्ट ये 3 पॉइंट्स भी यही समराइज हो जाते थे, जैसे ओवर प्राइस फ्यूचर्स एज कम्पेयर टू स्पॉट, एंड इधर हमने फिजिकल में बाय किया और फ्यूचर्स पे हमने सेल किया, यूटिलाइजिंग जो भी अपन लोगों का गैप है बिटवीन फ्यूचर्स एंड स्पॉट मार्केट। एंड यहाँ पे हमको डिलीवरी एट मैच्योरिटी लेते हैं। तो जनरली ये क्या है कि मतलब हम एक इसको हम हेजिंग की भाषा में हम शॉर्ट हेजिंग भी कहते हैं, पर रिवर्स कैश एंड कैरी में उल्टा हो जाता है। मतलब बेसिस ट्रेड जो है इट इसका यूटिलाइजेशन अपने हेजिंग में भी होता है। हम इसमें जो मैंने अभी बताया था आपको कुछ देर पहले एग्जांपल के, हेजिंग में क्या है कि हम एक मार्केट में हम खरीदते हैं और दूसरे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम सेल कर देते हैं, तो और पोजीशंस होल्ड करके रखते हैं हम। तब अगर मार्केट किसी भी अपने एक्सपेक्टेड फ्लो से अपोजिट में जाता है तो अगर एक जगह पे लॉस होता है तो दूसरी जगह पे प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमने अपोजिट पोजीशन बना रखी है। तो इससे अपने रिस्क मिनिमाइज हो जाते हैं। ये मतलब एक मैंने बहुत बेसिक समझा दिया इधर, ये मतलब जो बेसिस को हम कैसे हेजिंग से हम कैसे अपना प्राइस रिस्क मिनिमाइज करते हैं। और आगे हमारी प्रेजेंटेशंस होती रहती हैं हेजिंग वगैरह के रिलेटेड, तो आप उसको आप और डिटेल में जब भी नेक्स्ट अपनी प्रेजेंटेशन होगी बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ हेजिंग, तो आप उसमें इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं हेजिंग को डिटेल में। इधर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज का एक एग्जाम्पल। जैसे कि अभी आज की डेट में हम फ्यूचर्स प्राइस देखें, जो नियर मंथ फ्यूचर्स प्राइस है वो 1938 है जून फ्यूचर्स का। और ये मैं और हम लोगों का क्या है, बारले में हम लोगों का जो बेसिस सेंटर है वो जयपुर है, और एडिशनल डिलीवरी सेंटर हम लोगों का गंगानगर है। जहाँ पे कि बिकॉज क्वालिटी में फर्क रहता है यहाँ के जयपुर के बारले और गंगानगर के बारले में, तो हम 30 रुपीज का एक लोकेशन डिस्काउंट रखा हुआ है इधर गंगानगर में। तो अब जब मैं जाता हूँ इधर गंगानगर के बेसिस पे ही मैंने ये पूरा शीट बनाया है, तो जो भी प्राइसेस हैं गंगानगर के बेसिस पे ही मैं बात करूंगा इधर। तो जैसे मैं आज की डेट में देखता हूँ कि जो हम लोगों का मतलब लूज मंडी के बाद जो भी खर्चे लगते हैं उसके बाद में व्हेन द सेलर मतलब जो भी ट्रेडर है उसका ये प्राइस बैठता है 1870 एक्स वेयर हाउस प्राइस इसमें कंसीडर किया है मैंने। और जो भी डिलीवरी ब्रोकरेज ऑफ ट्रेडर अगर पकड़ लूँ तो उसमें उसका 1880 बैठता है। तो जो आज की डेट में उसका कोट है अबव या बिलो फ्यूचर प्राइस, तो वो अराउंड 58 बैठता है अकॉर्डिंग टू दिस। पर ये तो उसका एक्स वेयर हाउस प्राइस हम कंसीडर कर रहे हैं बेस्ड ऑन उसकी लूज मंडी में जो उसने प्रोक्योर किया प्लस जो भी उसके खर्चे रहे। पर उसके अलावा भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे अब वो एनसीडीएक्स के वेयर हाउस पे आएगा तो वेयर हाउस रेंट लगेगा, डिलीवरी जब भी वो छोड़ेगा उसको तो डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, एक बार का उसका ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगेगा, रिस्क मैनेजमेंट चार्जेस भी हैं इन केस लाइक ये इट इज डन फॉर जो भी हेजिंग वगैरह करते हैं तो उनके लिए ENWR जनरेशन चार्जेस भी लगेंगे, जो उसका मतलब वेयर हाउस का जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको डीमेट कर रहा है, तो जो फर्स्ट वन टाइम उसके जो चार्जेस हैं वो भी लगेंगे। और वो क्योंकि उसकी पोजीशन उसमें डीमेट फॉर्म में रहेगी तो उसका एक होल्डिंग चार्जेस भी रहेगा उसको। और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उसको 0.2% वन टाइम लगता है। मतलब ये हम कंसीडर करते हैं मतलब कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो वो भी उसको एक तरफ से कॉस्ट ही पड़ रही है। तो अगर मैं इसको एक एज्यूम करता हूँ कि उसको 18 जून को डिलीवरी देनी है और आज मतलब फ्यूचर प्राइस चल रहा है 1938, तो इफेक्टिव प्राइस एट गंगानगर जो उसको पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि वहां पे लोकेशन डिस्काउंट एप्लीकेबल है -30, तो 1908 पड़ता है। और आज के डेट में
25 दिन है उसके डिलीवरी के लिए, और वो अगर आज ही अपना मटेरियल लगा देता है तो उसको पर डे का 4.2 रुपीज पर टन पर डे का उसको लग रहा है, तो 11 रुपये उसका वेयर हाउस रेंट पड़ जाएगा इतने दिन का। ये क्विंटल्स में है, ये जो भी यूनिट्स हैं इधर 19, ये 4 डिजिट्स में 1938 1870 एंड ऑल, ये सारे रुपीस पर क्विंटल में है। तो और बाकी जो भी इसके ये थोड़े से नॉमिनल चार्जेस हैं अराउंड 4 to 5 रुपीज इसका बैठ जाएगा, सब डिलीवरी चार्जेस और ये सब मिला के। तो उसका जो फाइनल कॉस्ट पड़ रहा है फ्यूचर्स पे, जो भी उसका कॉस्ट टू डिलीवर फ्रॉम स्पॉट टू फ्यूचर, उसको 1890 रुपीज पड़ रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो स्टिल वो अराउंड, ये एक्चुअली कहीं राउंडेड फिगर्स रहा होगा तो ये अराउंड 17 आ रहा है इधर। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर है तो वो 17 रुपीज है। सिमिलरली अगर हम जुलाई में देखते हैं, अब जुलाई फ्यूचर्स का डिफरेंस और जून का फ्यूचर्स कितना है, जस्ट 6 रुपीज का है। तो पर इसका जो वेयर हाउस रेंट ही एक अप्रोक्सीमेटली 12 रुपीज आ जा 12 to 13 रुपीज आ जाता है इसका एक महीने का। तो इसका मतलब उसके जुलाई में जो भी अगर वो पोजीशन कैरी भी करना चाहेगा तो बट उसका जुलाई वगैरह में उसको कोई इतना रिटर्न नहीं मिल रहा। जैसे इधर नेट गेन उसको 0.9% था, इधर घट के 0.51 हो गया। अगेन जुलाई अगस्त में भी अगेन 6 रुपीज ही है, तो 0.14% हो गया, क्योंकि उसका जो प्राइस डिफरेंस है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट वो उसके कैरी कॉस्ट से मैच नहीं कर रहा है। अगर हम यही एज्यूम करते कि एक मतलब जैसे एनुअलाइज्ड रिटर्न अगर वो 12% पकड़ के चलता है, तो एक एज्यूम करके अगर 1% का भी उसको रोल ओवर के टाइम मिल रहा होता, तो अगर जैसे 19 रुपीज का डिफरेंस होता तो उसको एक रीजनेबल कैश एंड कैरी इधर मिल जाता जून से इवन जुलाई और अगस्त में भी। अभी उसके पास बस अपॉर्चुनिटी इतनी है कि वो स्पॉट से ले, उसकी कंडीशंस मैच हो जाए, जैसे हम लोगों का मतलब जो भी हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्स में जो भी कंडीशंस मैच हो जाती हैं उसकी, और प्लस जो भी उसके कॉस्ट्स वगैरह जुड़ के 1890 जो उसका प्राइस पड़ रहा है, 1900 पे 1908 उसको इफेक्टिव पड़ेगा। अगर 1938 की बिड लगाता है गंगानगर में तो 17 रुपीज को इनकैश करके वो अपने पोजीशन से रिलीव हो जाए, रादर देन जुलाई और अगस्त में, बिकॉज जुलाई और अगस्त में उसका नेट गेन कम है, 0.51% है इधर, 0.14%। इवन एनुअलाइज रिटर्न भी अगर हम कैलकुलेट करने बेसिस जुलाई अगस्त तो वो बहुत कम है, रीजनेबल आ रहा है सिर्फ जून के परस्पेक्टिव में, लाइक ही शुड बी फ्री फ्रॉम हिज पोजीशंस इन जून। ये जस्ट एक एग्जांपल है रोल ओवर का। इसमें क्या है कि जस्ट ये ये जो इधर जो ये कैश एंड कैरी जब भी ये से जो भी अपना प्रॉफिट अर्न करेगा बेसिस रोल ओवर, तो ये जस्ट होता है कि अपनी नियर मंथ पोजीशन से दूसरे मंथ की पोजीशन, दूसरे मंथ में जब ये अपनी पोजीशन को रोल ओवर करके जाएगा, यानी आज ये मई में शॉर्ट है तो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है ये उस टाइम पे ये मई को बाय कर ले और जून में अपनी वापस शॉर्ट पोजीशन लगा ले। तो बेसिस जो भी इसको डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है उससे इसका उसमें भी अपना ये प्रॉफिट एंड ऑल अर्न कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल अगर कोई पॉजिटिव रोल ओवर मतलब जैसे कि जून का प्राइस 1900 है और जुलाई का प्राइस 1920 है, तो जुलाई माइनस जून 20 हो गया, तो सिंस इट्स अ पॉजिटिव तो जो शॉर्ट हेजर है उसको बेनिफिट रहेगा। शॉर्ट हेजर मतलब उसने शॉर्ट पोजीशन लगा रखी है फ्यूचर्स पे और फिजिकल में मटेरियल रख रखा है, तो ही इज अ शॉर्ट हेजर। तो वहां पे जो 1900 में इस पोजीशन को वो स्क्वायर ऑफ करेगा जो आपका जून का पोजीशन है, और वहीं मतलब बायबैक करके 1900 का खरीद के सीधा 1920 में उधर उसने सेलिंग पोजीशन लगा ली, तो वो 20 रुपीज का उसने प्रॉफिट इन मतलब जो भी इनकैश किया आर्बिट्रेज जो है। सिमिलरली अगर नेगेटिव रोल ओवर है तो वहां पे जिसने लॉन्ग हेजिंग कर रखी है, जैसे किसी ने उधर बाय वाली पोजीशन बना रखी है उधर नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट में, उसको रोल ओवर करना है, तो अगर नेगेटिव रोल ओवर मिल रहा है तो इस केस में मतलब अगर 1920 जून है आज और 1900 जुलाई है, तो ऐसे केस में जिसकी लॉन्ग पोजीशन है फ्यूचर्स पे और उसको रोल ओवर करना है उसको प्रॉफिट मिलेगा इस सिनेरियो में।
इसको एक एग्जाम्पल से भी समझा देते, थोड़ी और बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ मतलब कोई ये कमोडिटी स्पेसिफिक नहीं है ये एग्जांपल, जस्ट मतलब इधर प्राइसेस समझाना चाह रहा था। जैसे कोई एबीसी लिमिटेड है, उसने जुलाई एक्सपायरी में शॉर्ट हेज पोजीशन बना रखी है, और मतलब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं अप टू मई करेंटली लिक्विड हैं, तो उसने जो इनिशियल जो उसने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी वो मई में बनाई, फिर वो जून जुलाई में जैसे जैसे उनमें लिक्विडिटी आती गई वो रोल ओवर करता रहा। तो अभी तो मई एक्सपायरी 4000 है और जून की एक्सपायरी 4050 है। तो ये जो शॉर्ट हेजर है, इसने क्या किया, इसकी जो शॉर्ट पोजीशन 4000 थी, इसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए इसने इसको बायबैक किया, और शॉर्ट पोजीशन जून में इसने लगा दी। तो ये क्या है कि इसका +50 का इसने एक तरफ से आर्बिट्रेज मार्जिन प्रॉफिट जो भी कहें इसने इनकैश किया। सिमिलरली इन द केस ऑफ जून जुलाई व्हेन ही इज रोलिंग, जिस जिस दिन वो रोल कर रहा है, एज्यूम करते हैं कि जून 4050 और जुलाई 4100 है, तो अगेन उसने को 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो इनिशियल हेजिंग प्राइस तो उसकी 4000 थी, बट रोल ओवर से जो उसने 50 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, तो उससे ओवरऑल इसका 100 रुपीज का एक तरफ से वही प्रॉफिट हो गया। तो इसका एक्चुअल में जो फाइनल हेजिंग प्राइस आफ्टर रोल ओवर जो हुआ 3900 हो गया, मतलब इफेक्टिव प्राइस 3900 पड़ी इसके लिए, बेस्ड ऑन इसने सिर्फ रोल ओवर से ही कमा लिया। अब अगर हम एज्यूम करते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, सिमिलर एक ही उसी का शॉर्ट हेजिंग का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो आपका रिवर्स में है, मतलब आपको कोई रोल नहीं मिल रहा, फ्यूचर्स रिवर्स हो चुके हैं। जैसे मतलब अगर मई 4000 है, जून 3950 है, और अगर जून जब 3950 है, जुलाई 3900 है, इस केस में क्या है, उसको शॉर्ट हेजिंग अगर उसने कर रखी है तो उसके लिए ये एडिशनल कॉस्ट बन रही है। कैसे, जैसे अगर मान लो 4000 में अगर उसकी शॉर्ट पोजीशन है मई में, और उसको रोल ओवर करना है, एक एग्जांपल जून में 3950 में करना है, तो ये इधर इसको बायबैक करेगा 4000 में, और इधर ये सेल कर देगा 3950 में, मतलब खरीदा 4000 में, बेचा 3950 में, तो इधर इसको 50 का लॉस हो गया है इसको। सिमिलरली जून जुलाई भी अगर बैकवर्ड मतलब रिवर्स उसमें है, तो अगेन इसको -50 का फिर से लॉस हो गया। तो इनिशियल हेजिंग प्राइस तो इसकी 4000 थी, बट फाइनल हेजिंग प्राइस आफ्टर रोल ओवर इसकी 4100 हो गई, क्योंकि 50 की इधर इसको कॉस्ट लगी, 50 की फिर इधर इसको कॉस्ट लगी, बिकॉज दोनों जगह इसको लॉस हो गया, तो ये इसको 4100 हो गया। तो इसीलिए हम जनरली तो इसमें क्या है कि हम एक एक्सपेक्ट करके चलते हैं जनरली, हेजर्स वगैरह क्यों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रोल ओवर वगैरह, क्योंकि वो एज्यूम करके मतलब वो एज्यूम करके चलते हैं कि जितना अगर उनको ये रोल ओवर में उनको प्रॉफिट एटलीस्ट उतना मिल जाए जिनका जितना उनका कॉस्ट ऑफ कैरी है। मान लो एक एग्जांपल 4000 रुपीज की कमोडिटी है, तो एक मतलब एक रफ एजम्पशन करके चलते हैं कि एटलीस्ट 1% का तो कैरी मिल जाए तो बेटर है। जैसे 4000 मतलब 40 रुपए का भी कैरी मिल जाए, तो एट द एंड क्या है, अगर 50 रुपीज का जैसे प्रीवियस स्लाइड में जैसे 50 का उसको डिफरेंस मिल जाता है और उसकी कैरी कॉस्ट सिर्फ 40 रुपए ही है, तो वो क्या है, इधर से भी 10 रुपए एक्स्ट्रा ही कमाएगा। तो ये इधर इम्पोर्टेंस हो जाती है कि अगर दो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में भी क्या स्प्रेड्स चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम रोल ओवर में भी तो इसीलिए हेजर्स एंड ऑल जो भी होते हैं, तो वो हमेशा क्लोज वॉच करके रखते हैं कि तो क्या स्प्रेड्स चल रहे हैं, और जैसे ही मान लो उनका कैरी कॉस्ट जो भी है एक मंथ का उससे ज्यादा के उनको स्प्रेड मिलते हैं, तो वो तुरंत अपना रोल ओवर बना लेते हैं अपना उस टाइम पे। एंड इवन दैट इज वाई दे इवन कोट्स भी वो उस तरीके से ही उसी लगाते हैं कि मार्केट उसी डायरेक्शन में रहे, कि उनको कैरी मिलता रहे, कि उनको लास्ट में अगर रोल ओवर के टाइम पे उनको कोई दिक्कत नहीं हो।
तो इसमें जस्ट एक बेसिक सा एक कंपैरिजन है आर्बिट्रेज और हेजिंग में कि आर्बिट्रेज को जस्ट हम टू समराइज इट कि इट इज जस्ट वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंसेस और इसमें हम थोड़ा प्रॉफिट बनाते हैं बेस्ड ऑन प्राइस डिफरेंसेस। और हेजिंग में क्या है कि हम बस अपने मतलब मार्जिन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मतलब जस्ट वी आर मिनिमाइजिंग द रिस्क। इसमें हम प्रॉफिट बनाना अपना इंटेंशन नहीं होता। और डिटेल में हेजिंग के बारे में जब भी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगी तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं और उसमें आप हेजिंग के कंसेप्ट को और डिटेल में समझ सकते हैं। तो दिस वाज माय शॉर्ट प्रेजेंटेशन फॉर कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। और किसी के कोई क्वेश्चंस एंड ऑल हो तो वो प्लीज पूछ सकते हैं। किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप फ्री हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कोई इश्यूज रहे हों उस टाइम समझने में तो मैं दोबारा उस स्लाइड को लेके चल सकता हूँ। एनीवन? सर एक क्वेश्चन है। यस। सर आपने जैसे अभी उसका एग्जांपल दिया था पहले बार्ले वाला एक, जहाँ पे आपने सर वो चार्जेस बता रखे थे। एक मिनट में वहीं लेके चला जाता हूँ जस्ट। जी सर। जी बताइए। जी सर। हाँ तो सर जैसे आपने इसमें चार्जेस बता रखे हैं, बट यहाँ पे भी तो जैसे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस हर बार इंक्रीज हो रहा है। जैसे 18 हम्म जून को 1938 था, फिर जुलाई में 1944 हो गया। जस्ट इन केस जैसे आपने रोल ओवर वाले में बताया वहां पे भी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, बट क्या लेकिन वहां पे टाइम के साथ पे ये चार्जेस इंक्रीज नहीं होंगे? नहीं, मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर दूं क्योंकि मैं हाँ एक सेकंड। हाँ। हम्म जी। जैसे आपने मतलब उसमें हम लोग ये आपने एग्जांपल बताया यहाँ पे हर फ्यूचर्स में मतलब हर मंथ में प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। हम्म और उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट किया तो हमारे लिए जो नियर मंथ था उसमें ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट पड़ रहा था हमें 10.96% का। तो हमारे लिए नियर। एनुलाइज्ड देखो। हाँ। जी जी। और वैसे ही मतलब 0.90 का पड़ रहा था नेट गेन, तो मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल यही था सबसे ज्यादा नियर मंथ वाला। ठीक है। यस इन केस यस। सर अब आपने सर जैसे वो रोल ओवर वाला बताया, तो रोल ओवर वाले में भी जैसे +50 के हिसाब से हम चेंज कर रहे थे वहां पे, मतलब इंक्रीज हो रहा था। तो उसमें भी सर अगर हम बाद में जब हम रोल ओवर करेंगे तो डिलीवरी के टाइम पे सर ये सारे चार्जेस तो उस टाइम पे भी लगेंगे। तो वहां पे सर ये फिर जो हमारा नेट गेन होगा वो रिड्यूस नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, कुछ चार्जेस होते हैं वो सिर्फ वन टाइम होते हैं, इसीलिए मैंने मेंशन किया था डिलीवरी। वो क्या है कि हम जब रोल ओवर कर रहे हैं मतलब अपनी पोजीशन तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही है ना, हम उस समय डिलीवरी तो नहीं कर रहे हैं ना, वो तो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही लेके चले गए ना। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लास्ट 5 डेज अपना स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड स्टार्ट होता है। अगर आपने तब जी तक रोल ओवर नहीं किया तब तो आपको पोजीशन मार्क होने के चांसेस हैं, हो भी सकती है। बट अगर आपने उसके पहले ही रोल ओवर कर लिया तो आपके डिलीवरी चार्जेस उस टाइम बच गया। और वो क्या है कि जो आपने इनिशियली जो भी ENWR चार्जेस वन टाइम पड़ा, तो वो तो सिर्फ वन टाइम ही है जब इनिशियली आप कर रहे थे, वो तो फिर बाद में नहीं पड़ेगा आपको। ऐसे ही रिस्क मैनेजमेंट चार्ज भी वो वन टाइम ही है, आपका ट्रांजेक्शन चार्ज भी वन टाइम ही है। तो वो जस्ट जब भी आप पोजीशन अपना बना रहे हो क्रिएट कर रहे हो उस टाइम की के ही चार्जेस रहते हैं उसमें। तो वो इसीलिए आई हैव मेंशन कि ये वन टाइम चार्जेस सिर्फ वन टाइम के हैं। अपने को मेन चार्जेस कौन से, अगर इस चार्ट में ही अगर मैं देखूं तो एक तो ENWR होल्डिंग चार्जेस 0.5 रुपीज पर क्विंटल, और अब 4.2 रुपीज पर टन पर डे का मेरा बारले का वेयर हाउस रेंट है। तो अगर मैं इसको एक कितना 12 मतलब 12.6 रुपीज पर क्विंटल हो जाएगा ये। तो एटलीस्ट एक सेकेंड, हाँ अराउंड 12 to 13 रुपीज पर क्विंटल का इसका वेयर हाउस रेंट आ रहा है। और ये 0.5 रुपीज का आपका ENWR होल्डिंग चार्जेस आ रहा है। तो मैं एक रफली बोल दूं, एटलीस्ट मिनिमम मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 14 रुपए का तो ये रहना चाहिए इसमें स्प्रेड 1908 से। अगर
ये होता अराउंड 1922 होता, मतलब मैं इसको ये यहाँ पे 1922 होता, तो अगेन मेरे को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतना ही पड़ जाता, 10 + 7 अगेन 17 मेरे को पड़ जाता। तो और फिर उसके ऊपर भी वो एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिल जाए, जैसे 5 रुपीज या 10 रुपीज पर क्विंटल अपने को हम इनकैश कर लें, जो जो भी मार्जिन एंड ऑल होता है, तो उस हिसाब से बिड्स वगैरह लगाते हैं, और उसी हिसाब से जो भी होते हैं जैसे शॉर्ट हेजर्स हो गए, तो वो मार्केट को उसी हिसाब से ड्राइव करते हैं। होप मैं समझा पाया हूँ, अगर फिर भी है तो एक बार पूछ सकते हो आप, अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। आई गेस ओनली 4 आर लेफ्ट नाउ, सो अगर किसी और का नहीं हो तो बताइए, नहीं तो आई एंड दिस कॉल। किसी और की कोई क्वेरी है? Okay, then if no one has any query, I am ending the call now.